तारीख आज 17 जनवरी 2025, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि चतुर्थी है। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार। दोस्तों एक तो आज की चतुर्थी तिथि बहुत ही खास है। आज के दिन संकट चौथ है, क्योंकि दोस्तों ये माघ महीने के कृष्ण पक्ष की जो चतुर्थी तिथि आती है, इसे तिल चौथ या संकट चौथ के नाम से भी जाना जाता है। और हिंदू धर्म में भगवान गणेश की उपासना का ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज के दिन श्री गणेश की पूजा अर्चना की जाती है, उनके नाम पर व्रत भी रखा जाता है माताओं बहनों द्वारा, जीवन के संकट दूर करने के लिए। तो आप सभी को भी संकष्टी चतुर्थी की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी लाइफ में आने वाली सभी समस्याएं, सभी कष्ट, संकट दूर हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए आज के दिन को ग्राहक सेवा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और आज की पहली अच्छी खबर यह है दोस्तों, बजट से पहले सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। मोदी सरकार ने 8वें वेतन आयोग को जो ये मंजूरी दी है, जिससे हजारों सरकारी कर्मचारियों के घरों में खुशी का माहौल देखा जा रहा है। दरअसल कल ही केंद्र सरकार की कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए और उन्हीं में से एक फैसला तो ये रहा, केंद्र सरकार ने 8वां वेतन आयोग बनाने को मंजूरी दी है, जो कि अगले साल 2026 से लागू होगा। इसके अलावा भी श्रीहरिकोटा में 3985 करोड़ में तीसरा सैटेलाइट लॉन्च पैड भी बनाया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव बोले कि 8वें वेतन आयोग को लागू करने के लिए जल्द ही एक अध्यक्ष और 2 सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। और ये आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी और पेंशन तय करेगा। और दोस्तों 8th पे कमीशन लागू होने के बाद अब सरकारी कर्मचारियों का जो न्यूनतम वेतन अभी 18,000 है, उससे बढ़कर 40,000 तक भी हो सकता है। देखिए मतलब ये 8वां वेतन आयोग लागू होने से सरकारी कर्मचारियों को क्या क्या फायदे होंगे, क्या सैलरी पर फर्क पड़ेगा? तो बिल्कुल जैसा कि मैंने आपको बताया, उनकी सैलरी 18,000 से बढ़कर 34,000 से 40,000 तक हो सकती है। इसके अलावा जो पेंशनर्स हैं, उनकी पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी? तो जाहिर सी बात है सैलरी के अकॉर्डिंग उसी अनुपात में पेंशन में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं इस बारे में। और इसके अलावा केंद्र सरकार ने जो एक और बड़ा फैसला लिया, वो देखिए इसरो के लिए, जो हमारी भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी है ना, उसके लिए तीसरे उपग्रह लॉन्च पैड को भी केंद्रीय मंत्रिमंडल से मंजूरी मिल चुकी है। मतलब श्रीहरिकोटा में तीसरा लॉन्च पैड बनाया जाएगा, 3985 करोड़ रुपए इसकी लागत आएगी। ठीक है। वैसे दोस्तों हमारी भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने एक और नया इतिहास भी रच दिया, अंतरिक्ष में जोड़ दी दोनों सैटेलाइट को। और ऐसा करने वाला यानी ये उपलब्धि हासिल करने वाला दुनिया में चौथा देश बन चुका है हमारा भारत। अभी अमेरिका, रूस और चीन तक की ये टेक्नोलॉजी थी, लेकिन भारत ने भी अब इस तकनीक में सफलता हासिल कर ली है। इसरो ने 2 स्पेसक्राफ्ट को अंतरिक्ष में जोड़ दिया। अभी बीते महीने 30 दिसंबर को जो स्पेडेक्स मिशन लॉन्च किया था, उसी मिशन का ये अंतिम सफल पड़ाव पूरा हुआ। चलिए अगला अपडेट देखिए। कल आपको पता होगा स्टार्टअप डे के रूप में मनाया गया। इस मौके पर सरकार ने आंकड़े जारी किए। स्टार्टअप इंडिया के 9 साल पूरे हो चुके हैं और अभी हमारे देश में 1,59,000 स्टार्टअप को मान्यता मिल चुकी है। इन स्टार्टअप के जरिए 16.5 लाख से भी ज्यादा नौकरियां पैदा हुई। नेशनल स्टार्टअप डे के मौके पर ये आंकड़े देखिए जरा आप। बीते 10 सालों के दौरान हमारे देश में हर घंटे एक नया स्टार्टअप लॉन्च हुआ, क्योंकि साल 2015 तक हमारे देश में सिर्फ 450 स्टार्टअप थे, लेकिन आज यही स्टार्टअप की संख्या बढ़कर 1.5 लाख के पार पहुंच चुकी है। जबकि इनमें से 118 स्टार्टअप तो यूनिकॉर्न भी बन चुके हैं। हुरून रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक हमारे देश में स्टार्टअप्स की संख्या और ग्रोथ में तेजी से बढ़ोतरी देखी गई 2015 से 2025 के दौरान, है ना। चलिए अगला अपडेट आ रहा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन करेंगे। और दोस्तों ये जो आज से ही भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो की शुरुआत होने जा रही है, इसमें पहली बार 34 से भी ज्यादा ऑटोमोबाइल कंपनियां अपनी गाड़ियां पेश करेगी। और इस बार इस इवेंट में ऑटोमोबाइल कंपनियों को एंट्री भी बिल्कुल फ्री में मिलेगी। मैंने आपको बताया था। आज 17 जनवरी से शुरू होकर ये इवेंट 22 जनवरी तक चलेगा, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। PHDCCI की रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि अगले साल दुनिया की चौथी सबसे बड़ी GDP बन जाएगा हमारा भारत। इसमें दावा किया गया है कि 2025-26 में भी 7.7% तक वृद्धि दर रहेगी भारत की GDP की। PHDCCI का मतलब है दोस्तों PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसके अध्यक्ष हेमंत जैन की तरफ से ये रिपोर्ट की जानकारी दी गई कि 2026 तक भारत जापान को भी पछाड़ते हुए दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा, है ना। वहीं वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स की रिपोर्ट देखिए आप। दुनिया में अमेरिका के बाद भारतीय पेशेवर सबसे ज्यादा कुशल है। ताजा रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ, मतलब कि भारत में स्किल्ड वर्कर अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा है। भारत की वर्कफोर्स आधुनिक तकनीक के साथ कदम से कदम मिलाकर काम कर रही है। और इस रिपोर्ट पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भारत के प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि ये देखकर खुशी होती है। लंदन में कल ही QS ने अपना पहला फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2025 की रिपोर्ट जारी की और उसमें ये बात की जानकारी दी है, जिसमें कौशल के क्षेत्र के हिसाब से नौकरी बाजारों में भारत को दूसरा स्थान मिला है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। UGC ने लगाया 3 विश्वविद्यालयों पर प्रतिबंध। अगले 5 सालों तक नहीं शुरू कर सकेंगे PhD पाठ्यक्रम। जी हाँ, अगर आप भी दोस्तों कॉलेज यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करते हैं तो ध्यान रखिएगा, ये तीनों यूनिवर्सिटी पर UGC की तरफ से बैन लगा दिया गया। ठीक है ना। चलिए खबर है, ब्रिटेन के रक्षा मंत्री से हमारे देश के भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फोन पर बातचीत की और इसमें भारत ब्रिटेन के बीच इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन जेट इंजन पर भी बातचीत चर्चा हुई। और खबर है कि कार्बन क्रेडिट खरीदने के लिए गूगल कंपनी ने भारतीय स्टार्टअप के साथ एक समझौता करार किया है। बायोचार से जुड़ा सबसे बड़ा सौदा भी हुआ है। भारत में प्रदूषण कम करने और कार्बन डाइऑक्साइड निष्कासन के लिए गूगल की तरफ से ये समझौता किया गया। चलिए अगला अपडेट आ रहा। इस बार गणतंत्र दिवस 2025 में फ्लाई पास्ट में ध्रुव तेजस नहीं होंगे।
पोरबंदर हादसे की वजह से ध्रुव और सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट होने के कारण तेजस विमान इन दोनों को बाहर किया गया। हालांकि राफेल विमान शामिल होंगे। वहीं खबर दोस्तों, हमारे देश में इस बार गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि होंगे इंडोनेशियाई के राष्ट्रपति। विदेश मंत्रालय की तरफ से ये पुष्टि भी की गई। चलिए अगली खबर देखिए। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के बीच कांग्रेस ने 500 रुपए में एलपीजी गैस सिलेंडर, मुफ्त राशन और बिजली देने का भी वादा किया है। कुछ ही दिन बाद दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और कांग्रेस ने कहा कि अगर वो सत्ता में आती है तो दिल्ली वासियों को ये फायदे होंगे। 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी, मुफ्त राशन किट मिलेगा और 500 में एलपीजी घरेलू गैस सिलेंडर भी देंगे। इधर दिल्ली विधानसभा चुनाव का एक और अपडेट देखिए आप। मुख्यमंत्री आतिशी और संजय सिंह को भी कोर्ट ने नोटिस जारी किया। ये नोटिस कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित के मानहानि मामले में कोर्ट की तरफ से जारी किया गया। इस मामले पर अब अगली सुनवाई 27 जनवरी को होगी। वहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपनी छठी लिस्ट भी जारी कर दी है। श्रीरामपुर से लोकेंद्र चौधरी, रोहतास नगर से सुरेशवती चौहान को टिकट दिया गया। अभी 70 सीटों पर कांग्रेस के कैंडिडेट पूरे हो चुके हैं। चलिए अगली खबर देखिए आप। केंद्रीय राज्य मंत्री बिट्टू भी बोले कि केजरीवाल देशद्रोह कर रहे हैं। पंजाब पर 4 लाख करोड़ का कर्ज बढ़ाया और देश की राजधानी दिल्ली को भी तबाह किया। तो ये मतलब राजनीति के बीच आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। और वहीं चुनाव आयोग की तरफ से भी कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए एआई के इस्तेमाल पर। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर चुनाव आयोग सख्त हुआ और 2 पॉइंट्स में ये दिशा निर्देश जारी किए हैं। पहला तो एआई सिंथेटिक सामग्री को लेकर लेबल करने के लिए और दूसरा अभियान सामग्री में जो ऑनलाइन माध्यम से प्रचार प्रसार किए जाते हैं उनमें भी एआई चीजों का इस्तेमाल न करें, है ना। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के वडनगर को दी 300 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात, जनता को समर्पित किया पुरातत्व संग्रहालय भी और भी कई सारी योजनाओं का उद्घाटन किया, देख सकते हैं आप डिटेल। वहीं रेलवे की तरफ से एक अपडेट आ रहा है। वैष्णो देवी जाने वाले यात्रियों के लिए बुरी खबर है। 50 दिन तक अब नहीं दौड़ेगी इस रूट पर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। 16 जनवरी से लेकर 6 मार्च तक नई दिल्ली से कटरा के बीच ये ट्रेन नहीं चलेगी, बंद रहेगी, मतलब ये रेल सेवा, ठीक है ना। चलिए अगली खबर देखिए। सेवा वितरण में सुधार के लिए केंद्र सरकार ने राज्यों के साथ बैठक की और ई सेवाओं को बढ़ावा देने पर भी चर्चा हुई। केंद्र सरकार ने राज्यों और सभी केंद्र शासित प्रदेशों के आरटीएस मुख्य आयुक्तों के बीच ये बैठक की है और इस बैठक में निर्देश जारी किए गए कि ज्यादा से ज्यादा ई सेवाओं का इस्तेमाल करें। मतलब वहीं देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का भी कहना है कि सड़क निर्माण में खामियों को गैर जमानती अपराध बनाया जाए। देश में रोडों की निराशाजनक हालत पर गडकरी ने सख्त हिदायत दी। मतलब जो अपन अक्सर देखते हैं दोस्तों की सड़कों के निर्माण होने के बाद 6 महीने साल भर भी नहीं निकलते हैं कि सड़कें फूट जाती हैं, टूट जाती हैं, खड्डे पड़ जाते हैं, है ना। तो ऐसे ठेकेदारों पर गैर जमानत अपराध दर्ज किए जाए, ये कहना है देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का। चलिए अगला अपडेट देखिए। आम लोगों उपभोक्ताओं को सावधान करने वाली एक खबर है। कैरी बैग के 18 रुपए वसूलना भारी पड़ा। वी मार्ट पर कंज्यूमर कोर्ट ने लगाया 35,000 रुपए का जुर्माना। मतलब अगर आप कहीं मॉल वगैरह मार्ट वगैरह में शॉपिंग करने जाते हो तो आपसे कैरी बैग के इतने एक साथ रुपए नहीं वसूल सकते हैं। ये उपभोक्ता मंत्रालय का फैसला, देख सकते हैं आप। और वही खबर है दोस्तों, दिल्ली एनसीआर में बारिश के चलते अब एयर क्वालिटी सुधरी, मतलब प्रदूषण में कमी आई है, तो अब ग्रेड 4 की पाबंदियों को भी हटा दिया गया है। और अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, 2 से ज्यादा बच्चे वाले नेता ही लड़ पाएंगे चुनाव। ये नया कानून बनाने की तैयारी कर रही है एक राज्य सरकार और वो राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने खुद इस बात की घोषणा की है कि केवल 2 या इससे ज्यादा बच्चे वाले लोग ही स्थानीय निकाय चुनाव लड़ पाएंगे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की तरफ से ये बड़ा ऐलान किया गया है क्योंकि उनका कहना कि आंध्र प्रदेश की जनसंख्या में बड़ी गिरावट आ रही है, तो इसी को कम करने के लिए राज्य सरकार की तरफ से ये प्रयास किया जा रहा है, ऐसा मतलब। चलिए बड़ी खबर देखिए। छत्तीसगढ़ में 2025 की सबसे बड़ी मुठभेड़ हुई। अब तक 12 नक्सली ढेर हुए। 2000 जवानों ने पूरे जंगल के इलाके को घेर डाला। अभी देर रात तक छत्तीसगढ़ में ये 10-12 नक्सलियों के और एनकाउंटर की खबर सामने आई है। पुजारी कांकेर के जंगल को 1500 से 2000 जवानों ने घेरा। आईडी ब्लास्ट के अंदर 2 जवान भी घायल हो गए। चलिए खेल जगत से जुड़ी एक बड़ी खबर देखिए दोस्तों। बीसीसीआई की तरफ से कुछ नए नियम बनाए गए हैं। अब अपनी पत्नी या गर्लफ्रेंड के बाद भारतीय खिलाड़ी इन लोगों को विदेश में नहीं ले जा पाएंगे अपने साथ। दरअसल बीसीसीआई द्वारा नए नियम के मुताबिक अब चर्चा है कि भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी अपने शेफ या हेयर स्टाइलिस्ट, पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड या कुक वगैरह इनको अपने साथ में विदेशों में मैच खेलने के दौरान नहीं ले जा सकेंगे। जबकि इससे पहले बीसीसीआई ने खिलाड़ियों के परिवार के लिए भी कुछ नए नियम बनाए थे। इसको लेकर ट्विटर पर भी चर्चा चल रही है, आप देख सकते हैं। चलिए बड़ी खबर देखिए। अडानी पर रिपोर्ट पेश करने वाली हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी आखिरकार बंद हुई। इस कंपनी के फाउंडर बोले कि जिन विचारों पर हमने काम किया उनके पूरे होते ही इसे बंद करना था। और ये हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी के बंद होने की खबरों के बाद अडानी के शेयरों में भी तेजी देखी गई। कीमतें लगभग 9% तक उछली। चलिए खबर देखिए। जहां हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पढ़ाई की थी, गुजरात के उस स्कूल में 72 करोड़ से रिनोवेशन का कार्य करवाया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने इस प्रेरणा स्कूल का उद्घाटन किया, जहां ओलंपिक स्तर का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी बनाया गया। ये तस्वीर जो आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये वही स्कूल है गुजरात के वडनगर में जहां पीएम मोदी ने खुद पढ़ाई की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी 8वीं से लेकर 11वीं कक्षा तक की पढ़ाई इसी स्कूल से की थी और अब इस स्कूल को हेरिटेज साइट बना दिया गया। चलिए अगली खबर देखिए। गुजरात में जो गोधरा ट्रेन अग्निकांड हुआ था, उस मामले पर भी अब 13 फरवरी को अगले महीने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस के S6 कोच में आग लगने की वजह से 59 लोग मारे गए थे। 2002 में ये कांड हुआ था।
तो इस मामले को लेकर भी अब सुप्रीम कोर्ट में अगले महीने सुनवाई होगी, ठीक है ना। वहीं गुजरात से एक दुख भरी खबर आ रही दोस्तों। अभी ये जो मकर संक्रांति का त्योहार निकला ना, इसमें पतंगबाजी से जुड़ी अलग अलग घटनाओं में 15 लोगों की जान चली गई, जबकि करीब 200 से ज्यादा लोग तो घायल भी हो गए। मरने वालों में 3 और 5 साल के 2 बच्चे भी शामिल हैं। कुछ तो पतंगबाजी के दौरान जो चाइनीज प्लास्टिक मांझे का इस्तेमाल किया जाता तो इस वजह से लोगों के गले कट गए। कुछ बच्चे पतंग उड़ाते दौरान अलग अलग हादसों में मारे गए। मैं आपको कहता रहता हूँ दोस्तों, जब भी ऐसे त्योहार आते हैं पहले से ही मैं माता पिता को सावधान करता हूँ कि अपने बच्चों को इन चीजों के बारे में बताएं, आप कच्चे धागे का इस्तेमाल करें। और बच्चे तो छोटे होते हैं, ना समझ होते हैं, उन्हें बताना पड़ता है। राजस्थान में भी कई ऐसी घटनाएं देखी गई। देखिए आप, पतंग उतारते समय करंट लगा, 12 साल के बच्चे की जान चली गई। 11 kV के बिजली की लाइन में पतंग अटक गई और बच्चा तो ना समझ नादान लोहे के सरिये से उस पतंग को निकाल रहा था। 11,000 वाट के वायर पर फंसी हुई पतंग को। अब जरा सोचिए, बच्चे की जान चली गई। राजस्थान की भीलवाड़ा की घटना एक दिन पहले हुई। राजस्थान की सीकर में भी ये मामला देखा गया। चाइनीज मांझे में भी करंट दौड़ जाता है। ये भी 11 kV की लाइन पर पतंग अटक गई, मांझे से पतंग को खींच रहा था तो बच्चे की जान चली गई। इसीलिए प्लीज अपने बच्चों को समझाएं इन बातों के बारे में, खतरों के बारे में, है ना। चलिए अगली खबर देखिए। भारत के लिए एक बड़ी अच्छी बात है। अमेरिका ने 3 भारतीय परमाणु संस्थाओं से लगा बैन हटा दिया है। 20 साल से इन पर प्रतिबंध लगा था, लेकिन अमेरिकी NSA ने परेशानियां दूर करने की बात भी कही थी। तो अब आखिरकार ये तीनों भारतीय परमाणु संस्थानों पर बैन हट चुका है। और वहीं दोस्तों कल एक बड़ी दुख भरी खबर सामने आई, आपको पता होगा। बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान पर हमला हुआ। उन्हीं के घर पर देर रात कुछ लोगों ने उन पर चाकू से हमले किए और उनमें से एक हमलवार का CCTV फुटेज भी सामने आ रहा। चाकू से उन पर 6 वार किए। संदिग्ध की ये तस्वीर भी सामने आई। सैफ अली खान पर हमला कुछ यूं हुआ, ये ग्राफिक्स में आप देख सकते हैं। हमलवार फायर एग्जिट से घर में घुसा। जब वहां उनकी मेड ने शोर मचाया तो एक्टर को चाकू मारा। इस घटना के बाद महाराष्ट्र में फडणवीस की कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठे। विपक्ष ने कहा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कानून व्यवस्था बनाए रखने में नाकाम रहे हैं। और सैफ अली खान की प्रॉपर्टी को लेकर भी एक खबर आ रही कि 1200 करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं सैफ अली खान। 800 करोड़ का तो उनका पटौदी पैलेस है। दिन में 3 बार तो वो अपनी घड़ी बदलते हैं, मतलब घड़ियों का काफी शौक करते हैं। चलिए किसान आंदोलन पर बड़ी खबर देखिए। पंजाब में MSP गारंटी के लिए जगजीत सिंह डल्लेवाल के अनशन में 111 किसान और शामिल हुए। इधर किसानों ने शंभू बॉर्डर से दिल्ली कूच का ऐलान भी कर दिया। 101 किसान रवाना होंगे। किसान नेता पंदेर बोले कि मोदी के PM रहते हुए हम MSP कानून बनवाएंगे। और हरियाणा पंजाब के शंभू बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों ने अब 21 जनवरी को दिल्ली कूच का ऐलान किया, जिसमें 101 किसान जाएंगे, है ना। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों अपन, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। जनवरी से एक नया पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है, जिसके चलते उत्तर प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया मौसम विभाग ने। चलिए देखते हैं अगले 3 दिन अलग अलग राज्यों में मौसम का हाल कैसा रहेगा। कई राज्यों में बारिश, घना कोहरा छाने, बर्फबारी तक का भी अलर्ट जारी किया है। देखिए आप, राजस्थान, दिल्ली समेत 6 राज्यों में तो बारिश होगी। जम्मू के अनंतनाग और पुंछ में बर्फबारी भी देखी गई। उत्तर प्रदेश में ठंड के चलते 3 दिन और स्कूल बंद किए गए। दिल्ली में भी कोहरे की वजह से 29 ट्रेनें लेट रही। कुछ और राज्यों के मानसून अपडेट देखिए दोस्तों। मध्य प्रदेश, उज्जैन समेत 6 जिलों में 2 दिन स्कूलों में छुट्टियां घोषित की गई। इंदौर में 5 डिग्री तक गिरा तापमान। मुरैना और श्योपुर में बारिश हुई। छतरपुर का नौगांव सबसे ठंडा चल रहा। इधर राजस्थान की बात करें तो यहाँ भी सर्दी के चलते अजमेर समेत 7 जिलों में स्कूलों में छुट्टियां बढ़ाई गई। कोहरे के कारण एक जीप और ट्रक में टक्कर हुई, 2 लोगों की जान चली गई। जयपुर में भी अजमेर हाईवे पर बस डिवाइडर पर चढ़ गई, तो कोहरे की वजह से रोड एक्सीडेंट की घटनाएं भी काफी ज्यादा होती है, मैं आपको बताता हूँ। उत्तर प्रदेश में देखिए दोस्तों, इतनी कड़क ठंड पड़ रही कि 8 लोगों की जान तो सिर्फ ठंड की वजह से चली गई। 4 शहरों में यूपी में बारिश भी हुई। आगरा में एक मकान ढह गया, जिसमें मां और 2 बेटियां दब गई। 10 फ्लाइट और 118 ट्रेनें लेट हुई उत्तर प्रदेश में भी। इधर बिहार की बात करें दोस्तों, तो राज्य में बर्फीली हवाओं ने बढ़ाई कनकनी, शीतलहर जैसे हालात हैं। बिहार में भी 18 जनवरी से ठंड और बढ़ेगी। हिमाचल प्रदेश, शिमला में भी बारिश शुरू हुई। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आज से सक्रिय हुआ। कई जिलों में शीतलहर का भी प्रकोप देखने को मिलेगा। और भी दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रहेगी, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ओके, और चलिए अब अपन आज के सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, सोना 760 रूपए बढ़कर 79,184 रूपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा, जबकि चांदी 91,784 रूपए प्रति किलो बिक रही है। अभी चांदी में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी देखी गई, एक ही दिन में 2234 रूपए की, और चांदी का भाव 91 से भी ऊपर पहुंच चुका है। चलिए कुछ मार्केट अपडेट्स भी देख लेते हैं साथ के साथ। देखिए भारतीय शेयर बाजार में बीते दिन सेंसेक्स में 318 अंक की तेजी देखी गई और अभी 77,042 पर पहुंच चुका। निफ्टी भी 58 अंक चढ़ा। कुछ कंपनियों के नतीजे देखिए आप। रिलायंस को तीसरी तिमाही में 18,540 करोड़ का मुनाफा हुआ। रिलायंस जियो का भी नेट प्रॉफिट 26% बढ़कर 6,861 करोड़ रुपए रहा। यानी देखा जाए दोस्तों तो मुकेश अंबानी पर जियो कंपनी ने तो पैसों की बारिश ही कर दी है, और बारिश होगी भी क्यों नहीं, क्योंकि जियो की रिचार्ज ही कितने महंगे कर दिए अभी तो बीते कुछ महीनों के दौरान, है ना। अच्छा, इन्फोसिस के भी आंकड़े देखिए आप। अक्टूबर दिसंबर तिमाही में इन्फोसिस को 6,806 करोड़ का मुनाफा हुआ। रेवेन्यू भी 7.5% बढ़कर 41,764 करोड़ रुपए रहा। एक्सिस बैंक को भी अक्टूबर दिसंबर तिमाही में 6,304 करोड़ का मुनाफा हुआ। और निवेशकों के लिए खबर है, स्टेलियन इंडिया फ्लोरोकेमिकल्स का IPO ओपन हो चुका है। इसमें आप 20 जनवरी तक निवेश कर पाएंगे, ठीक है ना। चलिए मार्केट के बाद अब अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में। चलिए कुछ महाकुंभ से जुड़े अपडेट देख लेते हैं दोस्तों फटाफट से। देखिए
आप महाकुंभ में श्रद्धालुओं के लिए ओपन फ्री ऑफ कॉस्ट रेस्टोरेंट भी खुले हुए हैं। हर दिन 10 से 15 लाख लोग खाना खा रहे हैं। और देखिए महाकुंभ में दुनिया पर चढ़ा सनातन का रंग, थाईलैंड के बवासा बने महिषानंद और रूस की वोल्गा भी हो गई गंगा माता। मतलब कई विदेशी लोग भी आ रहे हैं महाकुंभ में और अपने नाम बदल रहे हैं, दीक्षा ले रहे हैं। वही देखिए शंकर महादेवन ने भी गाया चलो कुंभ चले गीत। महाकुंभ में हरे राम हरे कृष्ण पर झूमे विदेशी श्रद्धालु भी। और एक अच्छी खबर है, हरियाणा राज्य के बुजुर्ग फ्री में जा सकेंगे प्रयागराज महाकुंभ। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया और उन्होंने अपनी कैबिनेट बैठक में 100 दिन के काम की समीक्षा करते हुए पेंडिंग काम को पूरा करने के निर्देश भी दिए हैं। और महाकुंभ के दौरान एक घटना भी हो गई, श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा में देरी हुई तो उसके बाद सीईओ और पायलट पर एफआईआर भी दर्ज हुई क्योंकि हेलीकॉप्टर प्रयागराज की जगह अयोध्या भेज दिया गया। फिर दूसरी कंपनी से हेलीकॉप्टर बुलाकर पुष्प वर्षा करवाई गई। सदगुरु महाराज भी बोले कि महाकुंभ ग्रह का सबसे बड़ा आयोजन है। यह एकमात्र स्थान है जहां सबसे अधिक लोग मुक्ति की आकांक्षा रखते हैं। और महाकुंभ में स्कूली बच्चों को भी प्रशिक्षण दिया जा रहा। प्रदेश भर के प्रशिक्षक शिक्षक टीचर जो है वो बच्चों को सिखा रहे हैं। बच्चे भी अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं, विद्यार्थी। वहीं देखिए महाकुंभ में दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की तरफ से इको फ्रेंडली पंडाल बनाया गया। 25 लाख मंत्रों का जाप शुरू हुआ। 33 दिन में 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे। शंख व त्रिशूल संघ किन्नर संतों ने भी संगम स्नान किया। महाकुंभ में 2000 से ज्यादा किन्नर संत भी शामिल हुए हैं। तो कुछ यूं चल रहा है दोस्तों महाकुंभ का प्रोग्राम। और चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, जम्मू कश्मीर में रहस्यमयी बीमारी की वजह से एक और बच्ची की मौत हो गई। मरने वालों की संख्या बढ़कर 15 हो चुकी है, जिसमें 12 तो बच्चे हैं। और अब सरकार ने इसकी जांच के लिए एसआईटी यानी विशेष जांच दल का भी गठन किया है। जम्मू के राजौरी जिले में ये रहस्यमयी बीमारी फैल रही है। अभी आपको बताऊंगा, जहां एक तरफ हमारे देश में पहले से ही HMPV वायरस के मामले काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं। लगभग 18 मामले सामने आ चुके हैं HMPV वायरस के। इस बीच अब देश में कुछ और नए वायरस भी फैल रहे, मैंने आपको कल ही डिटेल बताई थी। और एक तो HMPV से संक्रमित महिला की जान भी चली गई, तो उसके बाद प्रशासन काफी ज्यादा अलर्ट मोड पर है। चलिए अगली खबर देखिए, पद्म पुरस्कार विजेताओं को उड़ीसा की मोहन सरकार देगी 30,000 रूपए की सम्मान राशि। उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी सरकार की तरफ से बड़ी घोषणा की गई है। और वही खबर है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में आने वाली मौनी अमावस्या पर स्कूलों में भी छुट्टी घोषित हो सकती है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर छुट्टी की मांग की गई है। तो देखते हैं अब योगी सरकार की तरफ से इस पर क्या फैसला लिया जाता है। और वैसे यूपी से एक और बड़ी खबर आ रही है, प्रदेश में बिजली दर तय करने के लिए भी बनाए जा रहे नए नियम। अब इस नए प्रस्ताव के आते ही बिजली के दाम बढ़ जाएंगे। जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश में बिजली के प्राइवेटाइजेशन को लेकर विरोध चल रहा है, इसी बीच प्रदेश में अब बिजली की दरें बढ़ाने को लेकर भी नया ड्राफ्ट जारी किया जाएगा। ये मीडिया रिपोर्ट्स आप देख सकते हैं। चलिए खबर है दोस्तों, डॉलर के मुकाबले फिसलते रुपये को संभालने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा पूरा जोर लगाया जा रहा। विदेशों में जाकर भी RBI ये काम कर रहा है। रिजर्व बैंक ने पहले ही संयुक्त अरब अमीरात, इंडोनेशिया और मालदीव के केंद्रीय बैंकों के साथ समझौता ज्ञापन पर MOU हस्ताक्षर भी किया है, ताकि भारतीय रुपये समेत स्थानीय मुद्राओं में सीमा पार लेन देन को भी प्रोत्साहित किया जा सके। मतलब इंडियन रुपीज से इंटरनेशनली ट्रांजेक्शन हो सके। तो ये भी RBI मतलब रुपये की वैल्यू बढ़ाने के लिए नए प्लान कर रहा है ना। और नौकरियों पर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि हर 10 में से 8 लोग ढूंढ रहे हैं नई नौकरी। इस रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ। लिंक्डइन द्वारा हाल ही में की गई स्टडी में ये खुलासा सामने आया दोस्तों, जिसमें मतलब 10 में से 8 लोग अपनी वर्तमान नौकरी से संतुष्ट नहीं है। जरा सोचिए, 80% लोग अपनी जॉब से संतुष्ट है ही नहीं, जबकि आधे से भी ज्यादा 55% लोगों का तो ये भी कहना है कि नए साल 2025 में नौकरी ढूंढना और भी मुश्किल हो गया है। देखिए प्राइवेट सेक्टर के हालात कितने गंभीर हैं। चलिए अगली खबर है, नौसेना को मिलेगी MRS-AM मिसाइलें। भारत डायनेमिक्स के साथ 2960 करोड़ रुपए का एक सौदा किया है। भारत के रक्षा मंत्रालय और कंपनी के बीच ये डील हुई है। वहीं किसान भाई लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है, रोटावेटर खरीदने पर अब आपको 50% तक सब्सिडी मिलेगी। यूपी सरकार की तरफ से किसानों के लिए ये सब्सिडी योजना की घोषणा की गई है। मतलब खेती की जो ये मशीन आती है ना, इसको खरीदने के लिए अब 50,000 रूपए तक की सब्सिडी यूपी गवर्नमेंट द्वारा दी जाएगी। ठीक है, आप उत्तर प्रदेश के किसान पोर्टल पर जाकर ज्यादा जानकारी चेक कर लीजिएगा। चलिए अगली खबर देखिए, असम राज्य में जो कोयला खदान हादसा हुआ, उसमें खबर है दोस्तों की अभी तक भी 5 मजदूर लापता हैं। पानी निकालने में 60 दिन तक लग सकते हैं और आसपास की 220 रेड होल माइंस भी बंद की जाएगी। अब इस मामले की जांच भी SIT करेगी। और खेल समाचार पर खबर देखिए दोस्तों, WPL का पहला मैच 14 फरवरी को गुजरात और बेंगलुरु के बीच होगा। 15 मार्च को मुंबई में फाइनल मैच होगा। 4 वेन्यू पर 22 मैच खेले जाएंगे। WPL का मतलब है दोस्तों विमेंस प्रीमियर लीग। जैसे IPL होते हैं ना हमारे देश में हर साल, वैसे ही इस बार से ही WPL का आयोजन भी होने जा रहा है 14 फरवरी से। ठीक है ना, इसमें मतलब महिला क्रिकेट खिलाड़ी खेलेंगे मैच, और ये WPL का पूरा शेड्यूल भी आप देख सकते हैं। चलिए अगली खबर देखिए, सरकार को बजट से पहले एक और सुझाव दिया गया कि GDP में रियल एस्टेट का 53% तक योगदान है। इसलिए सरकार होम लोन के मूलधन और ब्याज दरों पर कटौती की सीमा को बढ़ाए, सस्ते मकानों को बेचने पर जोर दिया जाए। रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया क्रेडाई की तरफ से सरकार को ये सुझाव दिए गए, ताकि मतलब रियल एस्टेट बिजनेस को और ज्यादा बढ़ावा मिल सके, है ना। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, बिहार में जो लालू यादव ने चारा घोटाला किया था ना, तो उन्हीं पर लैंड फॉर जॉब केस मामले में अब 30 जनवरी को सुनवाई होगी। CBI को रेल अधिकारी पर केस चलाने की नहीं मिली अनुमति। लालू और तेजस्वी समेत केस में टोटल 9 आरोपी हैं।
वहीं खबर है बिहार में प्रगति यात्रा पर खगड़िया पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 430 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात भी दी, नई योजनाओं का उद्घाटन किया। और बिजली बिल पर एक और बड़ी खबर आ रही है, हरियाणा के लोगों को भी अब महंगी बिजली मिलेगी, FSA चार्ज का झटका लगने वाला है। जी हाँ, दरअसल हरियाणा में बिजली निगम पर बढ़ते डिफॉल्टिंग अमाउंट के चलते उपभोक्ताओं पर अब FSA का बोझ कम नहीं होगा। खबर है दोस्तों, दक्षिण और उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम ने बिजली उपभोक्ताओं पर मार्च 2026 तक दोबारा से 47 पैसे तक फ्यूल सरचार्ज एडजस्टमेंट यानी FSA लगा दिया है। यानी आपको प्रति यूनिट ये 47 पैसे अलग से पे करना पड़ेगा, समझ रहे हो? तो अब आपका बिजली बिल और ज्यादा महंगा आएगा। 85 लाख से भी ज्यादा उपभोक्ताओं को ये महंगे बिजली बिल का झटका लगेगा। और भी ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं हरियाणा सरकार का प्लान क्या है। चलिए अगली खबर देखिए, बिहार के सरकारी शिक्षकों के लिए भी नई गाइडलाइन जारी हुई, जिसके मुताबिक बिहार राज्य के शिक्षकों को इन सभी दिशा निर्देशों का पालन करना होगा, फॉलो करना होगा, नहीं तो शिक्षा विभाग की तरफ से एक्शन लिया जाएगा। और ये दिशा निर्देशों के मुताबिक दोस्तों अब बिहार में शिक्षक खुद ये सुनिश्चित करेंगे कि बच्चे अच्छी पोशाक में आए, साफ सुथरे कपड़े में आए, उनके पास पाठ्य पुस्तकें, नोटबुक, पेन, पेंसिल, बॉक्स, पानी की बोतल के साथ ही उनके बाल कटे होने चाहिए, संवरे हुए बाल होने चाहिए, नाखून कटे हुए होने चाहिए। ये सब कुछ मतलब देख रेख रखना शिक्षकों की जिम्मेदारी होगी अब बिहार में, समझ रहे हो? और भी शिक्षकों के लिए जारी गाइडलाइंस की पूरी लिस्ट भी आप देख सकते हैं। बिहार के नीतीश सरकार द्वारा पूरे राज्य के टीचर्स के लिए ये नई गाइडलाइन जारी की है। अच्छा, इसके अलावा बिहार में जमीन मालिकों के लिए भी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जमीन अधिग्रहण और सर्वे के लिए नीतीश सरकार की तरफ से नई गाइडलाइन जारी की है। और इस निर्देश के मुताबिक अब जमीन की प्रकृति का निर्धारण वर्तमान स्थिति के आधार पर किया जाएगा, न कि 100 साल पुरानी खतियान के आधार पर। इसके अलावा जमीन अधिग्रहित की जाने वाली जमीन की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी करवाई जाएगी। हर 3 साल में भी ये काम अनिवार्य होगा। और भी ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। इससे होगा ये दोस्तों की बिहार राज्य में जमीन के रेट को लेकर जो विवाद वगैरह वो भी खत्म होंगे और पूरे राज्य में मतलब एक सेंट्रलाइज सिस्टम लागू हो पाएगा जमीन खरीद बिक्री को लेकर, है ना? चलिए अगला अपडेट आ रहा, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने भी एक बड़ी सौगात दी है। NCR के जैसे ही 10 जिलों को शामिल करके कानपुर को विकसित कानपुर बनाया जाएगा। और इसके लिए योगी सरकार ने कमेटी से रिपोर्ट भी मांगी है, देख सकते हैं आप डिटेल। अच्छा, वैसे शिक्षकों के लिए झारखंड राज्य में भी एक खुशखबरी आई है दोस्तों। नई प्रमोशनल नियमावली को लॉ डिपार्टमेंट से हरी झंडी मिल चुकी है। मतलब झारखंड के टीचर्स का प्रमोशन आसानी से हो पाएगा। ये देख सकते हैं आप नई नियमावली में क्या नियम तय किए गए। वहीं देखिए बड़ी खबर, पंजाब में होमगार्डों को लेकर हाईकोर्ट की तरफ से एक बड़ा फैसला सुनाया गया। 27 साल से ड्यूटी कर रहे जवानों को हर महीने मिलेंगे 10-10 हजार रूपए। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया, जिसके मुताबिक 27 साल से ज्यादा लंबे समय से जो भी होमगार्ड ड्यूटी कर रहे हैं ना, तो उनको 10 हजार रूपए हर महीना भत्ता देने का आदेश दिया। तो ये वाकई में पंजाब हाईकोर्ट की तरफ से अच्छा फैसला सुनाया गया है। और खबर है दोस्तों, BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2024 के 5 नॉमिनीज जारी किए गए हैं। इसमें कौन कौन सी 5 खिलाड़ी हैं, जिनके नाम लिस्ट भी आप देख सकते हैं। निशानेबाज मनु भाकर, अवनी लखेरा समेत ये खिलाड़ियों के नॉमिनेशन हुए हैं। और बड़ी खबर देखिए, किन्नर के वेश में रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों को दबोचा गया। 10 साल पहले ये भारत आया था। और भी 19,500 संदिग्ध ऐसे लोगों की सूची तैयार की है जो कि अवैध रूप से बांग्लादेशी भारत में रह रहे हो सकते हैं। दिल्ली पुलिस की तरफ से ये लिस्ट जारी की गई है। चलिए अगला अपडेट आ रहा, भारत के इलेक्ट्रॉनिक सामान निर्यात में भी 35% तक का जबरदस्त उछाल देखा गया। इलेक्ट्रॉनिक्स के एक्सपोर्ट में मतलब भारत अच्छा खासा प्रदर्शन किया बीते साल में। वैसे अप्रैल से दिसंबर 2024 के बीच वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात प्रतिशत बढ़कर 602 अरब डॉलर रहा। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की तरफ से ये डेटा जारी किया गया। चलिए अगला अपडेट आ रहा कि भारत भविष्य की नौकरियों के लिए टॉप मार्केट होगा। पीएम मोदी ने QS सर्वे की सराहना करते हुए देश के युवाओं को और ज्यादा प्रेरित किया। नौकरियों की मांग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI और डिजिटल ग्रीन टेक्नोलॉजी को लेकर भारत को प्रमुख बाजार बताया। देश के केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल का भी कहना है कि आत्मनिर्भर, समावेशी और वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी भारत के विजन को साकार करने में देश के स्टार्टअप महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। कल स्टार्टअप डे के मौके पर वाणिज्य मंत्री ने युवाओं को और प्रेरित किया। वहीं खबर दोस्तों, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जनवरी को स्वामित्व योजना के तहत 65 लाख से भी ज्यादा और संपत्ति कार्डों का वितरण करेंगे। पिछले महीने भी स्वामित्व योजना का आयोजन हुआ था, आपको पता होगा। और अब ये कल 18 जनवरी को फिर से पीएम मोदी इस योजना के तहत लाखों लोगों को अपनी प्रॉपर्टी, खास करके गाँवों में जिन लोगों के मकान, जमीन के कागजात नहीं है, तो उनको स्वामित्व योजना के तहत भूमि, जमीनों के पेपर वगैरह बांटेंगे, है ना। और खबर देखिए, भारत जल्द ही बनेगा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर की राजधानी। इस समय हमारे देश में 1700 से भी ज्यादा GCCS यानी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स हैं, जिनमें 20 लाख से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। और ये संख्या 2030 तक काफी बढ़ने की उम्मीद है। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया की तरफ से भारत में शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट को लेकर ये बातें छिपे कही गई। और एक रिपोर्ट आ रही दोस्तों कि इस साल भारत में इंटरनेट यूजर्स की संख्या भी 900 मिलियन के पार पहुंच जाएगी। और AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी भारत में टेक्नोलॉजी को बढ़ाने के लिए गेम चेंजर साबित होगा। और एक रिपोर्ट देखिए, 81% भारतीय उद्योग जगत ने प्रधानमंत्री की जो इंटर्नशिप योजना है उसका समर्थन किया। कल स्टार्टअप डे के मौके पर ये भी नई रिपोर्ट सामने आई है। वही खबर है दोस्तों, सैफ अली खान पर हुए हमले की जांच के लिए अब मुंबई पुलिस ने 15 स्पेशल टीमों का गठन किया है। अभी अभिनेता लीलावती अस्पताल में भर्ती है, जहां उनकी सर्जरी हुई है। हम जल्द उनके स्वस्थ होने की कामना करते हैं। जल्दी से सैफ अली खान ठीक हो जाए, ईश्वर से हमारी यही प्रे है। आप भी नीचे कमेंट बॉक्स में उनके लिए जल्दी हेल्दी होने की प्रे कीजिएगा।
और वही खबर देखिए, श्रीलंका ने 15 भारतीय मछुआरों को रिहा किया। स्वदेश लौटने पर सभी मछुआरों को उनके गृह घर भेजा गया। उन्होंने भारत सरकार का आभार भी जताया। खबर है दोस्तों, अटल भूजल योजना के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय स्तर की संचालन समिति की 7वीं बैठक भी हुई नई दिल्ली में। वही खबर है, आने वाले बजट 2025 में जनगणना के लिए भी सरकार ने कसी कमर। बजट में नई सेंसस की घोषणा हो सकती है। 6 साल बाद अब जनगणना की राशि को दुगुना करने की भी जरूरत है। फ्यूचर ऑफ स्किल्स की एक रिपोर्ट में ये भी दावा किया जा रहा है दोस्तों कि एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल तकनीकी अपनाने के मामले में भी भारत दुनिया के टॉप 2 देशों में शामिल हुआ। मतलब टॉप 2 कंट्रीज में पहले नंबर पर अमेरिका, उसके बाद भारत है। जहाँ एक तरफ स्किल वर्कर भी भारत में ज्यादा है और टेक्नोलॉजी के मामले में भी भारत ज्यादा आगे बढ़ रहा है। तो ये कहीं न कहीं अच्छी बात है। और खबर है कि भारत के समग्र विकास को गति देने के लिए ग्रामीण भारत भी अभी तैयार है। निवेशकों के लिए सुनहरा अवसर है, खास करके ग्रामीण भारत को विकसित भारत बनाने के लिए। और मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर खबर है, Realme 14 Pro सीरीज भारत में लॉन्च हुई। इसमें आपको 50 मेगापिक्सल कैमरा, 6000 mAh बैटरी मिलेगी। कर्व डिस्प्ले के साथ आएगा। अनुमानित कीमत इसकी 25,000 तक हो सकती है। और खबर है दोस्तों, दिल्ली के वोटर्स को एमसीडी ने भी बड़ा तोहफा दिया। कई सारे रेस्टोरेंट पर आपको मतदान के दिन खाने पर 25% तक का डेमोक्रेसी डिस्काउंट भी देखने को मिलेगा। मतलब वोट डालने आपको जाना है, उसके लिए आपको स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा रेस्टोरेंट पर दिल्ली में। और खबर है दोस्तों, कर्नाटक राज्य 5वीं बार विजय हजारे ट्रॉफी के फाइनल में पहुंचा। हरियाणा को 5 विकेट से हराया। पड्डीकल और स्मरण की 50 भी देखने को मिली। वहीं अयोध्या राम मंदिर पर अपडेट आ रहा दोस्तों, राम मंदिर का 70% काम पूरा हुआ और अक्टूबर 2024 तक मंदिर निर्माण में 1200 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। मंदिर प्रशासन की तरफ से ये रिपोर्ट भी जारी की गई। चलिए खबर देखिए दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के ऊना में नए स्टोन क्रशरों पर प्रतिबंध लगा। पुरानों की लीज का भी नहीं होगा नवीनीकरण। सेहत को लेकर एक रिपोर्ट सामने आ रही कि मोटापे की जांच का पैमाना वजन लंबाई का अनुपात नहीं होना चाहिए। विशेषज्ञों के एक समूह ने निष्कर्ष निकाला कि जो बीएमआई होता है ना, मतलब हमारी बॉडी मास इंडेक्स, वो सभी का एक जैसा नहीं रह सकता है और इसीलिए मोटापे को बीएमआई से नाप तोल नहीं सकते ऐसा। चलिए खबर है दोस्तों, ट्राई ने जीबीबी के लिए पेश किया नया विनियामक ढांचा। चैनल डिलीवरी में तकनीकी सुधार का लक्ष्य रखा गया। किन किन नियमों में बदलाव किया गया देख सकते हैं आप जानकारी में। जो ग्राउंड बेस्ड ब्रॉडकास्टर्स है ना, जीजीबी का मतलब, तो उनके लिए ट्राई की तरफ से ये नए नियम जारी किए हैं। ठीक है, और चलिए कुछ स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए, राजस्थान की 6759 पंचायतों में सरपंच होंगे प्रशासक। हर पंचायत में मौजूदा पंचों और उप सरपंच की प्रशासनिक कमेटी भी बनाई जाएगी। वही खबर है, राजस्थान जयपुर में शुरू होगा देश का सबसे बड़ा सोलर एक्सपो और इसका उद्घाटन खुद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला करेंगे। 200 कंपनियां और 10,000 विजिटर शामिल होंगे। आज शुक्रवार सुबह 11 बजे इसका संस्करण शुरू होगा। वही खबर है दोस्तों, राजस्थान में देखिए स्कूल कॉलेजों में ही बनेंगे पासपोर्ट। मोबाइल वैन सेवा का शुभारंभ हुआ। स्टूडेंट कनेक्ट प्रोग्राम भी शुरू हुआ। स्पीकर ओम बिरला बोले कि छात्र छात्राओं का समय बचेगा इससे। और खबर है, राजस्थान में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का 9वें दिन भी धरना जारी रहा। नियमितीकरण और वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर मंत्री दिया कुमारी से भी बातचीत की उन्होंने। वही खबर है दोस्तों, मध्य प्रदेश में देखिए आप सागर में शुक्रवार को नर्सरी से 8वीं तक की क्लासों में अवकाश घोषित किया गया। शीतलहर के चलते कलेक्टर का आदेश जारी हुआ। और एमपी में शाहजहांपुर में भी आज स्कूल और आंगनबाड़ी में छुट्टी रहेगी। वहीं मध्य प्रदेश में भी देखिए दोस्तों, कर्मचारियों ने बड़ा आंदोलन शुरू कर दिया। 51 सूत्रीय मांगों को लेकर 4 चरणों में विरोध प्रदर्शन होगा। हड़ताल की भी चेतावनी दी है। पुरानी पेंशन वगैरह और भी कई सारी मांगे हैं, इसलिए कर्मचारी बड़ा आंदोलन कर रहे हैं। एमपी ग्वालियर में शक्ति दीदी योजना के सेकंड फेज की शुरुआत हुई। 6 महिलाओं को मिला फ्यूल डिलीवरी वर्कर का काम भी। 10 बम्पर महिलाओं की संख्या 13 हुई। वहीं प्रदेश के कुछ और जिलों में भी देखिए पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने की मांग की जा रही है। अलीराजपुर में भी कर्मचारियों ने रैली निकालकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। शीतलहर के चलते मध्य प्रदेश उज्जैन के स्कूलों में भी अवकाश घोषित किया गया। नर्सरी से 8वीं तक के सभी निजी स्कूल भी बंद रहेंगे। और खबर है दोस्तों, मध्य प्रदेश के शहडोल में 32,000 करोड़ का निवेश होगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 15 उद्योगपतियों से 1-to-1 वार्तालाप की और कहा कि 31,000 को रोजगार भी मिलेगा। मध्य प्रदेश के हरदा में भी देखिए कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग की। पदोन्नति समेत कई मुद्दों पर हरदा के डिप्टी कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। चलिए यूपी के कुछ अपडेट देखिए आप। उत्तर प्रदेश में 50% बीजेपी जिला अध्यक्ष को बदला जाएगा। दिल्ली की मंजूरी के बाद नई लिस्ट जारी होगी। वहीं अलीगढ़ में भी 18 जनवरी तक स्कूल बंद रहेंगे ठंड के चलते। और बिहार में देखिए दोस्तों, 1 से 8वीं तक के सभी स्कूल आंगनबाड़ी 18 तारीख तक बंद रहेंगे। किशनगंज में आदेश जारी हुआ। हरियाणा में भी अगले 24 घंटे तक मौसम खराब रहेगा। 8 जिलों में बारिश का अलर्ट है, तो 2 जिलों में स्कूलों की छुट्टियां भी बढ़ेगी। वहीं हरियाणा में देखिए नरवाना में संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक हुई। 26 जनवरी को तहसीलों में निकाली जाएगी ट्रैक्टर परेड रैली। एमएसपी पर कानून बनाने की मांग की गई। इधर पंजाब में एसएडी के संसदीय बोर्ड की बैठक 20 तारीख को होगी। कार्यकारी प्रधान भूंदर करेंगे अगुवाई। वही खबर है, पंजाब को साइबर अटैक से बचाने की भी सरकार की एक नई तैयारी देखिए। सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर स्थापित किया जाएगा। 42 करोड़ की लागत आएगी। और खबर है दोस्तों, 28 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड आएंगे। 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन करेंगे। चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो आप अपने बच्चों पर एजुकेशन और होमवर्क का बोझ न डालें। बच्चों पर पढ़ाई का बोझ न लदें। खेल कूद करना भी जरूरी है। साइकोलॉजिस्ट की तरफ से 8 सुझाव दिए गए, क्योंकि आजकल स्कूलों में बच्चों को बहुत ज्यादा होमवर्क दिया जाता है, तो इससे बच्चे तनाव महसूस करने लगते हैं। समझ रहे हो? तो बच्चों को थोड़ा बहुत खेलने कूदने दें, आराम से मस्ती करने दें, क्योंकि उम्र यही होती है बच्चों की। वही खबर है, बिहार में जो बीपीएससी की 70वीं परीक्षा है उसके रिजल्ट पर रोक लगाने से हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया है। छात्रों की याचिका पर 31 जनवरी को अगली सुनवाई होगी।
यानी रिजल्ट पर फिलहाल तो रोक नहीं रहेगी, लेकिन 31 जनवरी को हाईकोर्ट की तरफ से क्या फैसला आता है, जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। और वहीं नीट यूजी पेन और पेपर से होगा। नीट यूजी को लेकर ये नया अपडेट आ रहा है। एनटीए सिंगल डे सिंगल शिफ्ट मिलेगा परीक्षा, अभी तक तारीख घोषित नहीं हुई है। ठीक है, चलिए कुछ अंतर्राष्ट्रीय न्यूज अपडेट देखते हैं। देखिए, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने के बाद स्टारमर पहली बार यूक्रेन पहुंचे। जेलेंस्की से करेंगे 100 साल का एक समझौता और कहा कि यूक्रेन की मदद में कभी कमी नहीं आने देंगे। वहीं खबर है 15 महीने बाद आखिरकार इजराइल हमास जंग के बीच सीज फायर पर सहमति बनी। हमास ने शर्तें मानी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी इनकी पुष्टि की। कतर के पीएम भी बोले कि 19 जनवरी से सीज फायर लागू होगा। और दोस्तों, भारत ने भी इजराइल हमास युद्ध के विराम समझौते का स्वागत किया और कहा कि अब गाजा में बढ़ेगी मानवीय सहायता। और एक रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों की आतंकी गतिविधियों से भारत और अमेरिका के सुरक्षा हितों को नुकसान हो रहा है। उच्च स्तरीय समिति की एक रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। गृह मंत्रालय की तरफ से यह बयान भी जारी किया गया। और अंतर्राष्ट्रीय स्पेस साइंस से भी एक खबर है। ब्लू ओरिजिन कंपनी ने न्यू ग्लेन रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च किया। इस टेस्ट मिशन को 13 मिनट में पूरा किया गया। 98 मीटर लंबे रॉकेट में 7 इंजन लगे। ओके, और चलिए अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं दोस्तों। तो देखिए, आप 17 जनवरी का आज राशिफल। मिथुन राशि वालों को नौकरी में तरक्की मिलने की उम्मीद है और वृश्चिक राशि वालों की इनकम भी बढ़ सकती है। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि अभी हमारे देश में स्टार्टअप्स की संख्या कुल कितने लाख तक पहुंच चुकी है। एस्टिमेट आंकड़ा लिखिए कमेंट करके। मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना।